वेलकम टू द शिवाग्य नॉलेज हब। आज हमने एमसीक्यूज करने हैं कवर एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के। जिसने इनकी वीडियोस नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट पूरा के पूरा चैप्टर हमने कवर कर लिया हुआ है। एनसीईआरटी 1-1 वर्डिंग लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन मैंने आपको कवर कराई है। आज के लेक्चर में हम इसके एमसीक्यूज देखेंगे। ये एमसीक्यू लेक्चर चाहे बच्चा यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, एसएससी की कर रहा है, या किसी भी स्टेट एग्जाम जिसमें साइंस वन ऑफ द मेजर सब्जेक्ट है उसकी प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसमें भी आपको एटम्स एंड मॉलिक्यूल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो ये वीडियो उन सबके लिए हेल्पफुल है। 9th क्लास के बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आने वाले एग्जाम्स में एमसीक्यूज आएंगे ही आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट एमसीक्यू के साथ। Who first proposed the idea that matter is made up of teeny indivisible particles called atom? किसने सबसे पहले आइडिया दिया था जो मैटर है वो क्या है, टाइनी है, इंडिविजिबल पार्टिकल से बना है, जिनको हम एटम्स बोलते हैं। जॉन डेल्टन, डेमोक्रिटस, जे थॉमसन या रदरफोर्ड। हमने स्टार्टिंग करी थी इंट्रोडक्शन की चैप्टर से। जब हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था तो हमने क्या कहा था, डेमोक्रिटस हैं जिन्होंने क्या कहा था, जो मैटर है वो किन से मिलकर बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, एटम्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डेमोक्रिटस। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू द एंशिएंट इंडियन फिलोसोफर द इंडिविजुअल पार्टिकल ऑफ मैटर और कॉल्ड। हमें पता है इंडिविजुअल पार्टिकल्स को हम एटम बोलते हैं, पर एंशिएंट टाइम में एटम वर्ड नहीं यूज़ किया जाता था। एंशिएंट टाइम में एटम की जगह क्या वर्ड यूज़ करते थे, हमने पढ़ा भी था बुक में, दैट इज परमाणु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, परमाणु। विच साइंटिस्ट इज नॉन फॉर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास किसने दिया था, जो कंजर्वेशन ऑफ मास है ये किसके अंदर आता है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अंदर आता है। हमने 2 लॉज कवर करे थे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें पहला लॉ हमारा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा लॉ क्या था आपका, कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये किसकी थ्योरी थी, किसने मतलब कौन से साइंटिस्ट इसके लिए जाने जाते हैं, तो वो कौन है, एंटोने लेवोसियर, ये इनके लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। व्हाट डज द लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन स्टेट। कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बताता है, द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म कंपाउंड्स। क्या जो एटम्स है डिफरेंट एलिमेंट के, जब वो कंबाइन होते हैं वो डेफिनेट प्रोपोर्शन से कंबाइन होकर कंपाउंड्स बनाते हैं। यस, यही इसकी डेफिनेशन है एग्जैक्ट। जो एटम्स है वो डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन इन अ डेफिनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म कंपाउंड्स। बाकी एटम्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड और क्रिएटेड, ये हमारा क्या आता है, ये भी हमारा लॉ है जो किन्होंने दिया था, मतलब पोस्टुलेट है जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में हमें है। उसके बाद टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ये किसका लॉ है, ये कौन सी लॉ की डेफिनेशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पूछते तो हम बी ऑप्शन के साथ जाते, यहाँ पे कांस्टेंट प्रोपोर्शन पूछा था तो हम किसके साथ गए, ऑप्शन ए के साथ मूव करें। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ। विच इज ट्रू अबाउट डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के कौन सा पोस्टुलेट सही है। इट कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, नहीं, अभी हमने ऊपर देखा है एटम्स को ना ही क्रिएट किया जा सकता ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता, मतलब ये गलत हो गया। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव सेम प्रॉपर्टीज। सेम एलिमेंट्स की सेम प्रॉपर्टी होती है, डिफरेंट एलिमेंट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज होगी, सेम नहीं होगी। एटम्स आर इंडिविजिबल पार्टिकल। यस, एटम्स कैसे हैं, इंडिविजिबल पार्टिकल है, हमने अभी देखे हैं ऊपर, जिनको हम क्या बोलते हैं, परमाणु। एंशिएंट वालों ने क्या बोला था इनको, परमाणु, जिनको फर्दर तोड़ा नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स्थ पे आ जाओ। कंसेप्ट ऑफ मॉलिक्यूल वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। चलो ये क्वेश्चन एज सच अब टॉपिक कट हो चुका है, पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि मॉलिक्यूल का कंसेप्ट किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया था, कौन थे वो, एवोगैड्रो। कौन थे, एवोगैड्रो। क्वेश्चन नंबर 7। विच लॉ सपोर्ट द आइडिया दैट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ एटम्स। जो मैटर है वो किन से बना, एटम से बना। इसमें कौन कौन से लॉज है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये भी पढ़ा है। वैसे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन भी होता है, जो +1 में जाओगे जब आप तब लॉज के बारे में पढ़ोगे तो ये भी लॉ पढ़ोगे, पर 9th में एज सच इस लॉ के बारे में डिस्कशन नहीं थी, इसलिए मैंने भी नहीं कराया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। 8th क्वेश्चन में आ जाओ। हु इज क्रिएटेड विद द फर्स्ट मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी प्रपोज दैट एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। कौन ऐसा बंदा है जिसने कहा था, जिसने पहली एटॉमिक थ्योरी दी थी, हमने पढ़ी है, एक एटॉमिक थ्योरी पढ़ी है, वो क्या थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जॉन डाल्टन। 9th क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब एन एटम। क्या एटम्स के बारे में सही डिस्क्राइब करेगा, पहला
द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ कंपाउंड दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ द कंपाउंड, कि एटम वो छोटा पार्टिकल है कंपाउंड का जिसकी प्रॉपर्टीज क्या रहती हैं, सेम रहती है। सेकेंड है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, ये एलिमेंट का छोटा पार्टिकल है जिसकी प्रॉपर्टीज रिटेन रहती है। यस, एलिमेंट का ही पार्टिकल होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, नहीं। मॉलिक्यूल के बारे में तो इन्होंने पूछा ही नहीं है, उन्होंने किसके बारे में पूछा था, एटम के बारे में पूछा, तो हमारा एटम के बारे में ये तो आएगा ही नहीं। उसके बाद है 10th क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म एटम मीन्स इन ग्रीक, एटम का क्या मतलब है, इंडिविजिबल पार्टिकल, मतलब जिनको देखा नहीं जा सकता, सिंपल, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, इंडिविजिबल। 11th क्वेश्चन पे आ जाओ, विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम अकॉर्डिंग टू डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टी, जो सेम एलिमेंट होंगे उनका मास और प्रॉपर्टी सेम होगी, ये सही है। एटम्स आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल एंड कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड, ये भी सही है, एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं, इनको फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स कैन कंबाइन इन एनी प्रपोर्शन टू मेक कंपाउंड्स, क्या एलिमेंट्स किसी भी प्रपोर्शन में बना, मतलब एटम्स को कंबाइन कर लेते हैं और कंपाउंड्स बन जाते हैं, नो। ये तो डेफिनेशन के अपोज होगी हमारी जो है कांस्टेंट प्रोपोर्शन की डेफिनेशन, ये उसके उल्टे चली जाएगी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। एटम्स आर नाइदर क्रिएटेड, ये भी सही है, एटम्स को ना ही तोड़ा जा सकता है ना ही बनाया जा सकता है। नेक्स्ट 12th क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द आइडिया दैट ऑल द मैटर इज कंपोज्ड ऑफ टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स बाय विच साइंटिस्ट, ये आइडिया किसने दिया था, आइडिया किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने। किसने दिया था आइडिया, जॉन डाल्टन ने। उसके बाद केमिकल फॉर्मूला से आ गया सोडियम क्लोराइड, सोडियम के लिए हमें पता है सिंबल क्या होता है Na, क्लोराइड के लिए सिंबल क्या होता है Cl। वैलेंसी देखें तो Na की भी 1 होती है, क्लोरीन की भी 1 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, NaCl, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, NaCl। विच करेक्टली रिप्रेजेंट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन से C, डाइऑक्साइड से 2 ऑक्सीजन, तो ये क्या बन जाएगा, CO2, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। केमिकल फॉर्मूला फॉर वाटर, वाटर का तो इतना कॉमन सा केमिकल फॉर्मूला है, वो क्या होता है, H2O, क्या होगा, H2O, ऑप्शन ए। 16th क्वेश्चन, इन द केमिकल फॉर्मूला H2SO4 हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, हाइड्रोजन के पैर में देखना है आपने कितने हैं, 2, तो मतलब इसमें कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, 2, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर मैग्नीशियम क्लोराइड, अब इसके लिए लिख लेते हैं, मैग्नीशियम के लिए Mg था, क्लोरीन के लिए Cl था। मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है, 2, और क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है, 1। जिनको वैलेंसी नहीं पता, वीडियो मैंने डाली हुई है वैलेंसी की, आप वैलेंसी देख लो ताकि आपको वैलेंसी क्लियर हो जाए, इंपॉर्टेंट है वैलेंसी का कंसेप्ट। तो ये क्या बन जाएगा, MgCl2, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 18th क्वेश्चन, इन द केमिकल फॉर्मूला सबस्क्रिप्ट नंबर रिप्रेजेंट, जो हमारा नीचे सबस्क्रिप्ट नंबर है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, अभी मैंने ऊपर बात की थी, हमने जब ये वाला हमने क्वेश्चन देखा था, ये H2SO4 वाला, ये सबस्क्रिप्ट क्या बताता था, नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताता था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चेक करो, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नो, द नंबर ऑफ एटम्स, यस, किसके बारे में बताता है, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट के बारे में बताता है। 19th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूलाज इज इनकरेक्ट बेस्ड ऑन वैलेंसी रूल, जो इनकरेक्ट है, अभी हमने देखा CaO सही था, हमने पढ़ा भी था कैल्शियम ऑक्साइड का Ca होता है, ये भी सही है। Al2O3 चेक करके देख लेते हैं, एल्यूमिनियम की 3 होती है, ऑक्सीजन की 2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्या आ गया, Al2O3, मतलब ये भी हमारा सही है। तो गलत क्या है, HCl, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। रीजन बीइंग HCl क्यों है, क्योंकि हमें पता है H की क्या होती है 1, Cl की भी क्या होती है 1, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या आएगा, HCl, क्या आएगा, HCl, और इन्होंने क्या लिखा हुआ है, HCl2, जो कि गलत हो गया। नेक्स्ट है करेक्ट केमिकल फॉर्मूला फॉर अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट के लिए करेक्ट फॉर्मूला कौन सा है, अमोनियम के लिए लिख लेते हैं हम पहला फॉर्मूला, अमोनियम के लिए क्या होता है, NH4, SO4 के लिए क्या होता है, सल्फेट के लिए क्या होता है, SO4। अमोनियम की वैलेंसी चार्ज क्या होता है 1, और सल्फेट के ऊपर चार्ज क्या होता है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, NH4 ट्वाइस SO4, देख लो NH4 ट्वाइस SO4 क्या है। वैसे हमने ये वाला अमोनियम सल्फेट लेक्चर्स में भी किया हुआ है, आपके NCERT में भी था ये क्वेश्चन, तो जिसने डिटेल में देखना है वो मेरी वीडियोस देख लो, जिसमें मैंने केमिकल फॉर्मूलाज एक्सप्लेन करा हुआ है। 21st क्वेश्चन, when writing chemical formulas which
एलिमेंट इज टिपिकली रिटन फर्स्ट। हमने डिस्कस किया था कौन से एलिमेंट सबसे पहले लिखा जाता है, मेटल। सबसे पहले कौन लिखा जाता है, मेटल लिखा जाता है, उसके बाद किसको लिखते हैं हम, नॉन मेटल को लिखते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए, दैट इज मेटल। अगर लास्ट पूछा जाता तो आपने नॉन मेटल को टिक कर देना था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज द एलिमेंट नाइट्रोजन हैव अ वैलेंसी ऑफ 3। इनमें से कौन है जिससे पता लगता है नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है। हमें पता है जिसकी वैलेंसी 3 है वो दूसरे के साथ रिएक्ट करता है। जैसे पहले में देख लो, हाइड्रोजन की 1 होती है और नाइट्रोजन की हमें पता है 3 है, तो NH3 बनेगा। मतलब ये वाला फॉर्मूला करेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें आपका वैलेंसी चेंज हो रही है। उन्होंने ये बोला कि नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी किसके साथ एग्जिस्ट करेगी, तो वो उसी के साथ एग्जिस्ट करेगी जिसके दूसरे वाले के पास वो 3 गया होगा। 23rd क्वेश्चन है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल इज सम ऑफ। मॉलिक्यूलर मास किसका सम होता है, सिर्फ प्रोटॉन्स का नहीं, सिर्फ न्यूट्रॉन्स का नहीं, इलेक्ट्रॉन्स का नहीं, बल्कि किसका होता है, ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन दैट मॉलिक्यूल, द एटॉमिक सम ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। 24th क्वेश्चन पे आ जाओ, मॉलिक्यूलर मास निकालना वाटर का। आपको सिंबल एटॉमिक मासेस दे रखे हैं, अगर नहीं दिए हो फिर भी मैंने आपको 1 to 20 के एटॉमिक मास करवाए हुए हैं। वीडियो चेकआउट कर लो, इंपॉर्टेंट है, देख लो एटॉमिक मास कैसे नहीं याद रखने हैं। उसके बाद सॉल्व कैसे करते थे, 2 हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का मास कितना है 1, एक ऑक्सीजन है उसका मास कितना है 16, तो ये कितना आ जाएगा 2 + 16 जो क्या हो जाएगा 18U। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। 25th क्वेश्चन में कौन सा कंपाउंड है जिसका मास 44U है, ये आपने बताना है। इसके लिए आपको एक एक करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। सबसे पहले इधर से ही स्टार्ट करते हैं। कार्बन 1 है, उसका मास 12 होता है। उसके बाद ऑक्सीजन 2 है, उसका मास 16 होता है। 16 2 = 32, 1 12 = 12, इनको प्लस करोगे तो कितना आ गया 44। बाकी ऑप्शंस को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, पहले में ही हमें 44 मिल गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए। जिसको लग रहा है मैं थोड़ा फास्ट करा रही हूँ, थोड़ा स्लो करके या एक बार रिपीट कर लो, पीछे से वीडियो दोबारा देख लो। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, एक बार वीडियो रिवाइंड करके देख लो। अगर फिर भी डाउट है कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ लो, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। अदरवाइज अगर रिप्लाई वाला नहीं होगा, समझाने वाला होगा, एक छोटी सी वीडियो चाहे शॉर्ट में आ जाए चाहे वीडियो में आके आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट 26th क्वेश्चन पे आते हैं, द फॉर्मूला मास यूनिट इज जनरली यूज फॉर। हमने डिस्कस किया था जो फॉर्मूला मास यूनिट होता है वो किसके लिए यूज होता है, वो आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज होता है। अदरवाइज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में और फॉर्मूला मास यूनिट में एज सच मॉलिक्यूलर मास में और फॉर्मूला मास यूनिट में कोई फर्क नहीं है। बस ये बेसिकली किस पे लगता है, जब आयनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो हम उसको फॉर्मूला मास यूनिट से लिख देते हैं, अगर नॉर्मल कंपाउंड्स की बात करते हैं तो हम उसको मॉलिक्यूलर मास से लिख देते हैं, दैट्स इट। कैलकुलेशन सेम है, निकालने का तरीका सेम है। नेक्स्ट है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर मास निकालना है, चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। हाइड्रोजन 2 है तो हम क्या करेंगे 2 से स्टार्ट करेंगे। हाइड्रोजन का मास 1 होता है × 1। सल्फर कितना, एक ही है, सल्फर का मास कितना गिवन है 32, यहाँ पे 32 लिख देंगे। प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन का मास कितना है 16, 2 1s = 2, 1 × 32 कितना हो गया 32, 16 4s कितना हो गया 64। जब आप इसको ऐड कर दोगे यू विल गेट 98, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 98U। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट मॉलिक्यूलर मास। इनमें से सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका है मैक्सिमम, उसके लिए आपको निकाल के देखना पड़ेगा। स्टार्ट करते हैं वाटर से। 1 × 2, 2 × 1 + 1 × 16, तो ये कितना आ गया आपके पास 2 + 16 दैट इज 18। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड पे आ जाते हैं। 1 × 12, कार्बन का 12 होता है और ऑक्सीजन का हमारा 16 होता है, तो ये कितना आ जाएगा 12 + 32 दैट इज़ 44। यू लिखना ज़रूरी है नहीं तो मार्क्स कटते हैं। फिर CH4 पे आ जाओ। 1 × 12 + 4 × 1, तो ये कितना बन जाएगा आपका 12 + 4 दैट इज़ 16U। और लास्ट नाइट्रोजन का एंड का मैंने आपको बताया था कितना होता है 14, तो 2 × 14 कितना हो गया 28। तो आप चेक करो सबसे मैक्सिमम किसका है इन चारों में से, तो आपको क्या दिखेगा ये 44 सबसे ज़्यादा मैक्सिमम आया है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द फॉर्मूला मास यूनिट। कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है फॉर्मूला मास के लिए। जब भी फॉर्मूला मास आ जाए आप आयनिक वर्ड चेक कर लो, ऑप्शंस में आयनिक वर्ड है, फिर भी एक बार स्टेटमेंट रीड करो, बट अगर आपने हिट एंड ट्रायल मेथड लगाना है देन ऑप्शंस में चेक करो आयनिक वर्ड किसके साथ है, उसके साथ उस ऑप्शन के साथ चले जाओ। ऑप्शन ए है यूज्ड ओनली फॉर द मॉलिक्यूल। सिर्फ मॉलिक्यूल्स के लिए यूज़ होता है? नहीं। सिर्फ एलिमेंट्स के लिए यूज़ होता है? नहीं। इट इज़ यूज फॉर द आयनिक कंपाउंड। ये आयनिक कंपाउंड के लिए होता है। और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? सभी के एटॉमिक आयंस के मासेस को प्लस करके निकालते हैं, ये हमें पता है, ऐसे ही करते हैं। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला मास यूनिट आपने पोटाशियम नाइट्रेट का निकालना है, KNO3। आपको मासेस दे रखे हैं 1 × 39 आ जाएगा, 1 × 14 आ जाएगा, प्लस 3 × 16 आ जाएगा। जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपका 39 आ गया, ये आपका 1 × 14 14 आ गया, प्लस ये आपका कितना आ गया 48 आ गया। जब आप इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा 9 + 4 13, 13 + 8 1 0 चेक कर लो 14 ही है। तो आपका क्या आ जाएगा 101 यूनिट। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 101 यूनिट। होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हो और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। कोई और चैप्टर स्टार्ट करवाना वो भी बता दो कि मैम ये वाला स्टार्ट कर दो। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को हिट कर लो सो दैट नेक्स्ट जैसे वीडियो डालो आपको साथ के साथ नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू सो मच।